प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग हिंदी साहित्य का नामकरण, हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ते हुए वीर गाथा काल पढ़ना शुरू कर चुके हैं और वीर गाथा काल के नामकरण में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनको पढ़ते हुए हम लोग रासो साहित्य तक पहुंच चुके हैं। और रासो साहित्य में हम लोग पिछली वीडियो में पृथ्वीराज रासो और आज के वीडियो में हम लोग विसलदेव रासो को पढ़ेंगे। अगर आप लोग पृथ्वीराज रासो को पढ़ना चाहते हैं एक नए तरीके से तो आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ विसलदेव रासो। दोस्तों, विसलदेव रासो हम लोग सब जानते हैं कि ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रासो है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसका रचना काल हम लोग देख लेते हैं। इसका रचना काल दोस्तों 1212 विक्रम संवत 11,050 ईस्वी मानी जाती है। ठीक, अब दोस्तों इसमें अंतर कहाँ आ जा रहा है, एक जगह लिखा हुआ है 1212, एक जगह लिखा हुआ है 1150। ऐसा क्यों लिखा हुआ है दोस्तों, हम ध्यान दें तो 1212 के बाद विक्रम संवत लिखा हुआ है और 1150 के बाद दोस्तों ईस्वी लिखा हुआ है। ठीक, ये दोनों दोस्तों ये क्या है, समय के अलग अलग मापने का तरीका है। ये ईस्वी है और ये क्या है, विक्रम संवत, ये हमारा हिंदुस्तानी तरीका है। और ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पूरे विश्व में चलने वाला तरीका है। विक्रम संवत दोस्तों ईस्वी से हमेशा 57 साल आगे चलता है। कितना आगे चलता है दोस्तों, 57 साल। अगर हम लोग 1150 में ये 57 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1212 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये भी सही है और ये भी सही। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, या आप ऑब्लिक देके दोनों लिख सकते हैं। पर दोस्तों जब आप 1212 लिखे हैं तो वहाँ विक्रम संवत जरूर मेंशन करें, और अगर आप 1150 लिखे तो वहाँ ईस्वी जरूर मेंशन करें। ठीक है, के रचनाकार है नरपति नाल। ठीक है ना, नरपति नाल ने क्या किए थे, विसलदेव रासो की रचना किए थे। ठीक है, इस रचना का संपादन दोस्तों डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, और ये भी पूछा जाता है। आमतौर पे समझिए दोस्तों, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है दोस्तों सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में एक के बाद एक लगातार पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी वीर काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, तो ये जब पूछेगा हमसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विसलदेव रासो। ठीक है, आप इसमें गलती नहीं करेंगे। इस काव्य की भाषा शैली पिंगल है। क्या है दोस्तों, पिंगल। पिंगल क्या होता है दोस्तों, अभ्रंश धन ब्रज। जब अभ्रंश का मेल ब्रज से हुआ तो कौन सी शैली निकली दोस्तों, पिंगल निकली। और जब अभ्रंश का मेल मारवाड़ी भाषा के साथ हुआ तो कौन सी शैली निकली दोस्तों, डिंगल शैली निकली। मैं ये सब बातें आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, पर मैं आपको हमेशा ये याद दिलाती रहती हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दुविधा ना रहे और चीज़ें भी आपको रिवाइज होती रहें। ठीक है, यह एक वर्णनात्मक काव्य खंड काव्य है। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, वर्णनात्मक और खंड काव्य। क्या आपको पता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो निश्चित ही ये दोनों का एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब आपको पता है। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में काव्य बताया था, ठीक है, कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, काव्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। ठीक है, अब प्रबंध काव्य के अंदर दोस्तों क्या आता है, दो काव्य आते हैं, एक आपका महाकाव्य और दूसरा आपका खंड काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है दोस्तों, प्रबंध काव्य वो काव्य होते हैं जिसमें जो घटना है वो एक के बाद लगातार चलती रहती है। ठीक है ना, और मुक्तक काव्य क्या होता है दोस्तों, कि जिसमें कोई भी मेल नहीं होता, एक काव्य एक भाग का दूसरे भाग से कोई भी मेल नहीं होता। दोस्तों अगर हम प्रबंध काव्य का उदाहरण देखें तो क्या है दोस्तों, हमारा पृथ्वीराज रासो है, विसलदेव रासो है,
इसके बाद दोस्तों हम लोग मैथिली शरण गुप्त का साकेत भी देख सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिसमें हम लोग क्रमबद्ध तरीके से किसी कहानी को काव्य रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं। बात समझ में आई। और मुक्तक काव्य क्या होता है दोस्तों, जिसमें कि एक दूसरे का कोई मेल नहीं होता। जैसे कि कबीर के आप दोहे ले लीजिए, जितने भी दोहे हैं दोस्तों वो क्या है, एक दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। चाहे लो मीरा के पद ले ले, मीरा के पद में भी दोस्तों क्या है, एक पद का दूसरे पद से कोई साहूकार नहीं है। सारे अपने आप में क्या है दोस्तों, मुक्त हैं, ठीक। अब दोस्तों आते हैं कि प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं, एक महाकाव्य, एक दूसरा खंड काव्य। ये महाकाव्य और खंड काव्य क्या होता है दोस्तों, महाकाव्य में दोस्तों ऐसा काव्य होता है जिसमें कि 8 से ज़्यादा भाग्य होते हैं या 8 से ज़्यादा सर्ग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें 8 भाग से कम भाग होते हैं। किससे, 8 से कम भाग जो जिस ग्रंथ में होगा उसको क्या कहा जाएगा, खंड काव्य, ठीक। बिसल देवरासो है दोस्तों, ये क्या है, एक खंड काव्य है। क्यों, क्योंकि इसमें 8 से कम भाग है। हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें कितने भाग हैं। यह एक वर्णनात्मक खंड काव्य है जो चौपाई छंद में लिखा गया है और इसकी शैली मुक्तक है। दोस्तों मैं बता दूं, ये चौपाई छंद में लिखा गया हिंदी साहित्य का एकमात्र काव्य है जिसमें कि जो पूरा जो ग्रंथ है दोस्तों किसमें लिखा हुआ है, चौपाई छंद में लिखा हुआ है। चौपाई छंद का जितने कवि हैं वो प्रयोग करते हैं लेकिन कहीं कहीं पे, लेकिन जो नरपति नाल है दोस्तों वो क्या किए हैं, जो अपना पूरा ग्रंथ है वो किस में ही लिख दिए हैं, चौपाई छंद में ही लिख दिए हैं। इसकी शैली क्या है दोस्तों, इसकी शैली क्या है, मुक्तक है। दोस्तों आगे का पॉइंट है कि इस काव्य का प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। तो रस का अर्थ तो आप सब जानते हैं कि रस का अर्थ क्या होता है, आनंद, ठीक है। दोस्तों रस कुल 8 प्रकार का माना गया है, ठीक है। और उसमें भी दोस्तों सबसे प्रधान रस या रसरास किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस के दोस्तों 2 भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो ये जो बिसल देवरासो ग्रंथ है दोस्तों क्या है, वियोग श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। मतलब इसमें वियोग श्रृंगार की अधिकता है। ऐसा नहीं है इसमें दूसरा और रस नहीं है, नहीं दोस्तों, इसमें और भी रस है, वीर रस भी मिलता है, हमको संयोग रस भी मिलता है। पर दोस्तों ये क्या है, ये वियोग श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है क्योंकि इसमें वियोग श्रृंगार की जो वर्णन है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है। बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन की शुरुआत इसी काव्य से मानी जाती है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन कहाँ किस काव्य से शुरू हुआ। अच्छा दोस्तों आपको 12 मासा का मतलब पता है कि 12 मासा क्या होता है। 12 मासा होता है दोस्तों, जैसे जी में कुल 12 महीने होते हैं उसी तरह दोस्तों हमारे हिंदी में भी क्या होता है, कुल 12 महीने ही होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ हम लोग जानते हैं ना। दोस्तों कवि क्या करते हैं, 12 मास, जैसे कि चैत को ही ले लीजिए, चैत में जो संयोग श्रृंगार है, जैसे प्रेमी है और प्रेमिका है, उन दोनों में क्या असर कर रहा है वो चैत का मास, उसका वर्णन किया जाता है। या तो फिर आप सावन को ही ले लीजिए, जो सावन है वो संयोग श्रृंगार के लिए सबसे प्रधान मास माना जाता है। तो जो सावन है उसमें एक प्रेमी और प्रेमिका पे क्या असर करता है, इसका वर्णन जब कभी करता है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, 12 मासा कहा जाता है। तो दोस्तों इस जो ग्रंथ में क्या देखा गया है, जो कवि है वो पूरे 12 मासा का क्या करते हैं, इस नायिका का वर्णन करते हैं कि वो वियोग में कैसे अपने 12 महीना अपने प्रेमी के बिना बिताती है और वो जो माँ है उसके ऊपर कितना सितम ढाता है, या उस माँ की वजह से उसकी जो विरह है वो किस प्रकार और ज़्यादा उद्दीप्त हो जाती है, ठीक है। दोस्तों इस काव्य के नायक को हम जान लेते हैं। इस काव्य के नायक हैं विसलदेव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों ये दोनों एक ही आदमी का नाम है। इसमें दिया हुआ दोस्तों विसलदेव तृतीय, यहाँ दिया हुआ है विग्रहराज चतुर्थ।
दोस्तों आप याद रखिएगा, जब ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ दिया रहता है तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जो विशलदेव हुए हैं वो क्या हुए हैं, अपने कुल के तीसरे विशलदेव हुए हैं। मतलब इनसे पहले भी उनके कुल में दो और विशलदेव हो चुके हैं, और उनको बताने के लिए कि ये विशलदेव उनके पीढ़ी के तीसरे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तृतीय जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये विग्रह राज चतुर्थ है, मतलब कि इनसे पहले भी उनके कुल में 3 और विग्रह राज नाम के व्यक्ति हो चुके हैं, और ये चौथे हैं। क्योंकि दोस्तों सारे जो व्यक्ति होते हैं वो समान तो नहीं होते, नाम समान हो सकता है लेकिन व्यक्ति तो समान नहीं होगा। व्यक्ति को बताने के लिए क्या किया जाता है, उसमें चतुर्थ जोड़ दिया जाता है, ताकि इतिहास लोग जब पढ़े तो उनको समझ में आए कि नहीं ये चतुर्थ है, मतलब ये चौथे वाले हैं। नहीं तो लोग क्या समझेंगे कि सब एक ही के बारे में कहानी है, ठीक। इसलिए तृतीय, चतुर्थ या प्रथम, द्वितीय जोड़ दिया जाता है। ये अजमेर के शासक थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो विशलदेव तृतीय थे, पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशलदेव द्वितीय थे, तृतीय थे कि चतुर्थ थे, तो आपको हमेशा तृतीय में टिक करना है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वीराज रासों के जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है। मतलब उनसे पहले भी उनके कुल में 2 और पृथ्वीराज हो चुके थे, ठीक। और दोस्तों वो भी कहाँ के शासक थे, वो भी अजमेर के ही शासक थे। तो आप ये दोनों को भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके या जोड़ के आप पर देख सकते हैं कि वो भी पृथ्वीराज तृतीय है, ये भी विशलदेव तृतीय, वो भी अजमेर के शासक, ये भी अजमेर के शासक, ठीक। और ये दोनों जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो विशलदेव हैं वो कौन से विशलदेव हैं और वो कहाँ के शासक थे, ठीक है। अब इस काव्य की नायिका को हम लोग देख लेते हैं, वो कौन थी, राजमती। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये राजमती है ना कि राजवती, ठीक ना। ये राजमती और राजमणि और राजवती ऐसे नाम आपको आगे भी रासों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कि जितने भी बच्चे, खुद मुझे भी बहुत ज़्यादा हमेशा एग्ज़ाम में दिक्कत होती है कि किसकी कौन सी नायिका है, इसलिए मैं आपको हमेशा बता दे रही हूँ कि ये राजमती थी। आगे भी मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तो मैं इनका नाम ज़रूर बोलूँगी, ताकि मैं जितनी ज़्यादा आपको इनका नाम बोलूँगी आपको उतना ज़्यादा याद होगा, क्योंकि दोस्तों सुन के चीज़ें ज़्यादा याद होती है और वो आपके दिमाग में छप जाती है, ठीक है। तो इसकी नायिका कौन थी, राजमती, ठीक ना, राजवती नहीं थी, राजमती थी। और ये मालवा के राजा भोज परमाल की पुत्री थी। ये भी प्रश्न आता है कि नायिका कहाँ की राजकुमारी थी, ठीक ना। तो वो कहाँ की थी दोस्तों, मालवा की। और राजा भोज परमाल की कौन थी दोस्तों, वो पुत्री थी, ठीक ना। इसके बाद है इस काव्य में विशलदेव तथा राजमती के संयोग, वियोग और पुनर्मिलन की प्रेम कहानी का वर्णन है। ये जो पूरा काव्य है दोस्तों क्या है, विशलदेव रासो और राजमती के पहले मिलने, संयोग मतलब क्या होता है दोस्तों, मिलने का, फिर वियोग मतलब बिछड़ने का, और फिर पुनर्मिलन मतलब दोबारा मिलने का क्या है, प्रेम कहानी है, ठीक ना। कि पहले क्या हुआ, एक प्रेमी प्रेमिका मिले, उनमें प्रेम हुआ तो उसको क्या कहेंगे, संयोग। फिर वो दोनों बिछड़ गए तो क्या हो गया, वियोग श्रृंगार हो गया, और फिर पुनर्मिले, ठीक ना दोस्तों। तो क्या हुआ, पुनर्मिलन हो गया। तो अगर कोई बिछड़ता है और फिर मिलता है तभी तो प्रेम कहानी पूरी होती है ना। तो इसका पूरा वर्णन हमको कहाँ मिल जाता है, परमाल रासों में, ठीक है दोस्तों। इसमें कुल 228 पद है। ये भी कहीं कहीं आपको 116 पद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो काव्य है जो संपादित किया गया था डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा, उसमें कुल कितने पद हैं दोस्तों, 128। इसलिए हम लोग 128 को ही टिक करेंगे, ना कि 116 को, ठीक ना। बात अब जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, इस काव्य के कितने खंड है या कितने सर्ग हैं या कितने भाग हैं।
इस काव्य के कुछ 4 खंड हैं, ठीक ना। मैंने आगे बताया कि चूंकि ये खंड काव्य है इसलिए 8 से कम इसके भाग होंगे। तो इसके कितने भाग है दोस्तों? 4 भाग। आप याद रखिएगा कि बिसल देव रासो कितने भागों में बांटा गया है? 4। चलिए अब चारों भागों में हम देख लेते हैं कि चारों भागों में कहाँ कहाँ का एक कहानी हमको देखने को या पढ़ने को मिलेगा। प्रथम खंड में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं विसल देव तथा नागपति के विवाह का वर्णन किया गया है। पहले खंड में क्या है दोस्तों? इन लोग का संयोग दिखाया गया, कैसे ये मिले थे। विसल देव रासो और राजमती का क्या हुआ था दोस्तों? विवाह हुआ था। दोनों का विवाह हुआ था, दोनों के माता पिता के सहमति से, ठीक है, जिसको आज के डेट में हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। दोनों का अरेंज मैरिज हुआ था। फिर उन लोग में क्या हुआ था दोस्तों? प्यार शुरू हुआ था। द्वितीय खंड में दोस्तों क्या है? इस खंड में रानी राजमती से रुष्ट होकर राजा विसलदेव का 12 वर्षों के लिए उड़ीसा चले जाने की कथा है। दूसरे खंड में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जो रानी राजमती थी, ठीक ना, वो क्या उनसे कौन रुष्ट हो जाते हैं? रुष्ट मतलब दोस्तों गुस्सा या कोप हो जाते। कौन हो जाते हैं? उनके जो प्रियतम है विसलदेव, ठीक, उनसे क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होकर कहाँ चले जाते हैं दोस्तों? उड़ीसा चले जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए। दोस्तों इस एक लाइन में बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे हमेशा हमसे पूछा जाता है कि बिसल देव के जो नायक है वो कितने वर्षों के लिए अपनी बीवी का त्याग करते हैं? दोस्तों वो 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। बहुत जगह आपको 12 महीने दिखेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, 12 महीने क्या है? गलत है। संपादित जो ग्रंथ है उसमें 12 वर्ष लिखा हुआ है, इसलिए आपको 12 वर्ष ही लिखना होगा। दोस्तों इससे दूसरा प्रश्न बनता है कि राजा विशलदेव अपनी रानी राजमती से रुष्ट होकर कौन से राज्य चले गए थे? तो दोस्तों कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे, ठीक। ये भी दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और तीसरा खंड में क्या है दोस्तों कि इस खंड में रानी राजमती के वियोग का 12 मासा का वर्णन है, ठीक। अब इसमें क्या है? इसमें जो कवि है वो क्या किए हैं? जो प्रेमिका है और जो प्रेमी है उन लोग में जब वियोग हो गया, मतलब एक दूसरे से जब बिछड़ गए, तो उसके 12 मासा का वर्णन किए हैं, ठीक ना। मासा का मतलब है दोस्तों कि प्रत्येक मास जो रानी राजमती है वो उनके वियोग पे किस प्रकार नमक तेल मिर्च डाल रही है या उनको और भी ज़्यादा व्याकुल कर रही है, ठीक ना। तो उसी का वर्णन जो है कवि है बहुत ही मार्मिक तरीके से किए हैं। और दोस्तों इसके चौथे भाग में क्या है? चौथे भाग में हम देखते हैं कि इस खंड में विसलदेव और राजमती के पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है, ठीक है। मतलब मिलना हो गया, बिछड़ना हो गया, अब क्या इसमें फिर मिलने की कहानी है। तो दोस्तों ये था पूरा विसलदेव रासो, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है कि जो अब आप इसको छोड़कर आएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप लग रहा है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं कल किसी दूसरे रासों के साथ। धन्यवाद।